स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज है डे 7। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनुअल के बारे में। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो पहले पार्ट में हम लोग सभी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि फंक्शन देखेंगे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो दिखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी टाइप्स के एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म का दिया है, ठीक है, कॉकरोच दिया, फ्रॉग दिया है। इनको अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि सभी टाइप के टिश्यूज़ के बारे में, जितने टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनके फंक्शंस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही सभी चीज़ों को परफॉर्म करता है, ठीक है। चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, एक सिंगल सेल ही, ठीक, एक सिंगल सेल ही इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अमीबा है, तो अमीबा का एक सिंगल सेल ही सभी चीज़ों को परफॉर्म करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वही सारे काम करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक सेल से काम नहीं चलता, ग्रुप ऑफ सेल्स की आवश्यकता पड़ती है और वो सारे सेल डिफरेंट फंक्शन करते हैं लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है। जैसे कि इन्होंने हाइड्रा का एग्जांपल दिया हुआ है जिसके पास अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हर एक सेल का जो टाइप होता है वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक। उसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में दिया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और दीज सेल वर्क टुगेदर टू इंश्योर द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली, ठीक। और इन सेल्स का काम होता है ये देखना कि बॉडी में हर एक फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टिश्यू दी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक, विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक। सबसे पहली बात कि वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होनी चाहिए, ठीक। अलग अलग सेल्स नहीं, बिल्कुल सेम टाइप के सेल जिनकी ओरिजिन सेम होनी चाहिए, ठीक। साथ ही साथ उनके पास कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होने चाहिए जो कि एक काम को परफॉर्म करेंगे, किसी स्पेसिफिक टास्क को ये परफॉर्म करेंगे, ठीक। जो टिश्यूज होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर को अलाउ करते हैं इन द बॉडी, ठीक। मतलब ये ऐसा अलाउ करते हैं कि अलग अलग फंक्शन को अलग अलग टिश्यू परफॉर्म करेगा, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि काम का बंटवारा कर देते हैं ये, ठीक। अब टाइप ऑफ टिश्यूज की बात की जाए तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं उनमें उनमें इन जनरल 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक। ये टिश्यू क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक, एक स्पेसिफिक पैटर्न में और स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, ठीक है। स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गन को बनाने के लिए, ठीक है। किसी ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए ये स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में ये कंबाइन करके एक ऑर्गन को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, ठीक, लंग्स, हार्ट, किडनी, ठीक, ये सभी के सभी इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज से मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। इन्हीं टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से ये मिल करके बने हुए हैं। हर ऑर्गन का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है। जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाएंगे सबका कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हमें देखने को मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो जब दो, व्हेन टू और मोर देन 2 ऑर्गन्स, ठीक है, जब दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन्स साथ में काम करते हैं किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ में मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कई ऑर्गन्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो माउथ आ जाएगा, ठीक है, एक ऑर्गन, ठीक।
माउथ के बाद कहाँ जाएगा फूड हमारा? फूड पाइप में, ठीक, जिसको हम ईसोफेगस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। फूड पाइप हो गया, ठीक। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ जाएगा हमारा? स्टमक में, ठीक है, स्टमक में। स्टमक के बाद हमारा कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह से जब फूड पास होगा तो वो हमारा अलग अलग ऑर्गन से पास हो रहा है, ठीक। और ये सभी ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। इसमें क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है। उसी प्रकार से रिस्पायरेटरी सिस्टम बनता है जो कि किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है? ब्रीथिंग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ लेबर किस प्रकार से होता है? सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गए और ऑर्गन सिस्टम हो गए, ये सभी टास्क को डिवाइड कर लेते हैं इफ़िशिएंट तरीके से, इफ़िशिएंटली ये डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब यही जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये इंश्योर करता है किसी होल बॉडी की या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और फंक्शनिंग को, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की फॉलो होती है, ठीक है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? सेल होगी। सेल से मिल करके क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, ठीक। टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, ठीक। दो या उससे ज़्यादा अधिक ऑर्गन मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बॉडी बनाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हायरार्की की लेवल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की, ठीक है, so the structure of cell varies depending on their function, ठीक है। जितने भी टाइप के सेल्स के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे वो उनके फंक्शन के बेसिस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो सेल्स का इस्तेमाल सपोज कर प्रोटेक्शन के लिए होगा, ठीक, या फिर जिन सेल्स का इस्तेमाल कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ सिक्रीट करने के लिए, तो उनके शेप में, उनके साइज में, उनके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं टिश्यूज को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया हुआ है कितने? 4 टाइप्स में, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है वो है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कवर करता है सरफेस ऑफ द बॉडी को और लाइंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बनाता है और बॉडी सरफेस को ये कवर करता है, ठीक। इनके फंक्शन क्या क्या है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ये सिक्रीशन का काम करता है और सेंसरी रिसेप्शन का भी काम करता है ये, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू का काम है ये। अब इसके बाद बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम जो होता है वो होता है कनेक्ट करना, जैसे कि नाम है कनेक्टिव, ये कनेक्ट करने का काम करता है और साथ ही साथ सपोर्ट करता है ये अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन को, ठीक है। फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टिश्यूज को बाइंड करता है और एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल हैं ब्लड, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यू, ठीक। तो वो सारे टिश्यूज जो सपोर्ट के लिए, टिश्यू बाइंडिंग के लिए या फिर एनर्जी स्टोरेज के लिए काम आते हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की, ठीक है। तो जैसे नाम से सजेस्ट आ रहा है मस्कुलर टिश्यू, जाहिर सी बात है आपके मसल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। और इनका जनरल फंक्शन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आदमी को चलने फिरने में मदद करते हैं, ठीक। इनका फंक्शन क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं फॉर बॉडी मूवमेंट, ठीक। जब भी आपकी बॉडी मूव करती है तो इन मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है, ठीक है। इनके टाइप्स कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया और कार्डियक मसल हो गया, ठीक है। स्केलेटल मसल हमारी हड्डियों वाली हो गई, ठीक है। स्मूथ मसल्स हो गए, ठीक। और कार्डियक मसल्स कौन से हो गए? हमारी जो हार्ट वाली मसल्स हैं। और जो चौथा टाइप है वो है न्यूरल्स या फिर नन नर्वस टिश्यू का, ठीक है। ये न्यूरॉन से मिल करके बना हुआ होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सिग्नल्स आती हैं उनको ये ट्रांसमिट करता है। इनका फंक्शन होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना बॉडी की एक्टिविटी को बाय ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस, ठीक। नर्व इम्पल्सेस जनरेट करती हैं और बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर इन समरी देखी जाए तो इपिथेलियल सेल्स, इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? कवरिंग का, बॉडी को कवरिंग करती है ये, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू का इन जनरल काम क्या होता है? सपोर्ट का। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? मूव का। और न्यूरल टिश्यू का काम क्या होता है? कंट्रोल का, ठीक है।
एपिथेलियल बॉडी को कवर करती है, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करती है और न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले टिश्यू की अपनी, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू या फिर इसी को एपिथेलियम बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इट हैज़ अ फ्री सरफेस फेसिंग बॉडी फ्लूइड्स और द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसकी सरफेस फ्री सरफेस होती है। ठीक है, इसके पास फ्री सरफेस होती है जो कि आइदर बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही होगी या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये आपकी स्किन की कोटिंग कर रही होगी। ठीक है, अगर सपोज करो ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो सपोज ये या तो स्किन की कोटिंग कर रही होगी या फिर आपके किसी बॉडी फ्लूइड्स के पास होगी। ठीक है, सपोज करो कि अगर ये वेन्स है या कैपिलरी, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसके अंडर की जो लाइनिंग होगी ये किसकी बनी हुई होगी, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। समझ में आ गया, विच प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ये कवरिंग या लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं के सेल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें मिनिमल इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। इसका रीज़न भी है भाई कि अगर इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में पोर्स दिखने को मिलेंगे भैया, तो पता चला कि खून इन पोर्स से बाहर घूमने चला जाए, कोई पैथोजन अंदर घुस आया। ठीक, या फिर हमें अगर इनर लाइनिंग्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिले तो पता चला भाई साहब खून इनकी जगह बाहर ही बह रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की बात की जाए तो जनरली दो टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी इनमें। ठीक है, ये जनरली बॉडी कैविटीज़, डक्ट और ट्यूब्स की लाइनिंग होती हैं। ठीक है, देखो अगर एक से ज़्यादा लेयर होगी तो जो बॉडी ट्यूब्स होंगी वो पतली हो जाएंगी। ठीक है, और बॉडी ट्यूब्स को सिर्फ इतना काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सिंगल इसलिए भी होना चाहिए ताकि वो किसी चीज़ का एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, अगर ये मल्टी लेयर्ड होंगी, ठीक है, मल्टी लेयर्ड होंगी तो अगर मान लो कि ये किसी चीज़ का एक्सचेंज करना चाह रही हैं, ठीक है, कोई ड्रग है, ठीक है, कोई सॉल्ट है या फिर ऑक्सीजन वगैरह है, इनको अगर एक्सचेंज करना चाह रही हैं तो अगर ये मल्टीपल लेयर्स होंगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए सिंगल लेयर की बनी हुई होती हैं ताकि ईजिली चीज़ें पास हो सकें इससे। और वहीं जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्किन हो गई, मल्टीपल लेयर्स होते हैं उसमें। ठीक है, स्किन में होती है, ठीक, बक्कल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गई, ठीक, और कुछ डक्ट्स होती हैं जिनमें ये मल्टीपल लेयर्स में पाई जाती हैं। अब सिंपल लेयर्स की बात की जाए, सॉरी सिंपल एपिथेलियम की अगर टाइप्स की बात की जाए तो सिंपल एपिथेलियम काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जिसमें से पहला है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, ये सिंगल लेयर्ड होती है, इस नाम सजेस्ट कर रहा है स्क्वेमस। ठीक, मतलब ये फ्लैट सेल्स होंगी और इनकी जो बाउंड्रीज होंगी वो कैसी होगी, इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी वो याद रखने की बात है। ये ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी और लंग्स के एयर सैक्स में पाई जाएंगी। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये देखो इरेगुलर बाउंड्रीज की वजह से सरफेस एरिया इनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए। इसीलिए ये कहाँ पाई जाती हैं, लंग्स के एयर सैक्स में पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से सजेस्ट आ रहा है कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक, तो सिंगल लेयर होती है क्यूब लाइक सेल्स की। ठीक, ये कहाँ पाई जाती हैं, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट में पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाएंगी, ये किडनीज नेफ्रॉन्स में पाई जाएंगी, इन द किडनी। ठीक, इनका काम क्या होता है, ये सिक्रीशन का काम करती हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ठीक है, किसी चीज़ को सिक्रीट करने का काम करती हैं और एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ये किडनी के पीसीटी में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किस चीज़ को इन्हेंस कर देता है, ये एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर देता है। ठीक है, फॉर इन्हेंस्ड एब्जॉर्प्शन, अगर हमें इन्हेंस्ड एब्जॉर्प्शन चाहिए तो ये उनमें प्रेजेंट होता है, किसमें, माइक्रोविलाई में। ठीक है,
माइक्रोविलाई जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, पीसीटी में पाया जाता है ऑफ द किडनी फॉर इनहेंस्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक, तीसरे टाइप का एपिथेलियम जो है वो हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक, सिंगल लेयर्ड होती हैं, वो भी कैसे, टॉल सेल्स की। कॉल्यूमिनर जैसे समझ में आया, कॉलम, कॉलम कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो ये टॉल सेल्स हैं। साथ ही साथ कॉलम पतले पतले होते हैं, तो ये स्लेंडर सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियाई जो होता है वो बेस पे होता है। ठीक है, ये सेल्स कुछ इस तरीके की होती हैं। अगर हम मल्टीपल सेल्स बनाएं तो ये इस तरीके की सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियाई कहाँ होता है, इनके बेस पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या होती है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाती हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इनका फंक्शन क्या है, ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा दो स्पेशलाइज्ड टाइप की एपिथेलियम होती हैं। जो पहली है सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, वो एपिथेलियम जिनमें सीलिया पाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक, कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, मतलब कॉल्यूमिनर एपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सीलिया पाए जाते हैं ऑन फ्री सरफेसेस। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है, अब देखो जहाँ भी सीलिया पाया जाएगा मतलब ये किसी चीज़ को मूव कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो जनरल सी बात है, ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर किसी चीज़ को बाहर या अंदर लाने की बात होगी। ठीक है, तो ये ब्रोंक्यूल्स के इनर सरफेस पर पाए जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स के इनर सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में रहने का क्या मतलब है कि ये जो भी डस्ट वगैरह होगी उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, और फैलोपियन ट्यूब में जो एग होगी, ठीक, ये उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होगा इनका, मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो गया या फिर कोई पार्टिकल हो गया, ठीक, और म्यूकस को ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने का काम करते हैं। ठीक, और दूसरे टाइप का स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम से समझ में आ रहा है, वो एपिथेलियम जिनमें क्या पाई जा रही हो, ग्लैंड्स पाई जा रही हो। ठीक है, तो मतलब ये सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, इनके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर वो ग्लैंड्स होते हैं जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि गॉबलेट सेल्स जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल्स जो कहाँ पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब आइसोलेटेड होते हैं। ठीक, और मल्टी सेलुलर मतलब कि वो क्लस्टर्स ऑफ सेल में पाए जा रहे हैं, गुच्छों में पाए जा रहे हैं, जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि स्लेवरी ग्लैंड्स के कितने टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की। ठीक है, तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पाए जाते हैं तो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड का वो मतलब है कि ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक, स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, ये ईयर वैक्स को सिक्रीट करते हैं, ऑयल्स को करते हैं, मिल्क को करते हैं और एंजाइम्स को करते हैं थ्रू डक्ट्स। ठीक, मतलब ये डायरेक्ट कहीं पे अपने सिक्रीशन को पोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे सभी को पता है म्यूकस रिलीज होता है डक्ट के थ्रू। ठीक, स्लाइवा जो रिलीज होता है वो भी डक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, ईयर वैक्स डक्ट्स के थ्रू, ऑयल डक्ट्स के थ्रू, मिल्क डक्ट के थ्रू। ठीक, कोई भी एंजाइम होता है वो डक्ट के थ्रू निकलता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइड पे जाकर के इसका काम होना होता है। ठीक है, वहीं एंडोक्राइन का मतलब ये है कि ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग टाइप्स के बॉडी फ्लूइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये डायरेक्टली हार्मोन को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सीधा बॉडी फ्लूइड्स में डाल देते हैं। ठीक है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है, ये सीधा क्या करते हैं, हार्मोन्स को डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड्स में ट्रांसफर कर देते हैं और ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात की है तो मल्टीपल लेयर्स की मिलकर की बनी हुई होती है, जाहिर सी बात है मल्टीपल लेयर्स है तो ये प्रोटेक्शन का ही काम करेगी। ठीक है, तो इसका लिमिटेड रोल किसमें होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी लिमिटेड रोल होता है। पता है क्यों है भाई, एब्जॉर्प्शन के लिए यार सिंगल लेयर सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा लेयर मोटी हो जाएगी तो इधर से इधर जाने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक, और सिक्रीशन के लिए भी वही चीज़ है। ठीक है, सपोज करो अंदर वाली लेयर सिक्रीट करिए तो भाई बाहर जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो सिंगल लेयर होती है जो सिक्रीशन का काम करती है तो ईजिली हो जाता है।
मेन फंक्शन मल्टीपल लेयर्ड है तो मतलब प्रोटेक्शन का काम करेगी अगेंस्ट केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, जितने भी टाइप के मैकेनिकल स्ट्रेस होंगे या कोई केमिकल्स होगा उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। अब इनका लोकेशन क्या होगा, ये ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन पर पाई जाएंगी। ठीक, बक्कल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस पर पाई जाएंगी। ठीक, फेरिंग्स में पाई जाएंगी। अब देखो जो डक्ट्स में पाई जाएंगी ना, तो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इनमें पाई जाएंगी और पैनक्रियाटिक डक्ट में पाई जाएंगी। ठीक है, तो दो डक्ट्स का नाम याद रख लो, सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे कौन से एपिथेलियम पाए जाते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एपिथेलियम के बीच में सेल जंक्शंस की। ठीक है, तो सेल जंक्शंस होता क्या है, बेसिकली कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दी सेल्स। ठीक है, सपोज करो कि दो सेल्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ हमें थोड़ी बहुत स्पेसिंग देखने को मिलती है, इन्हीं को जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, और इन जंक्शन का बेसिक काम ये होता है कि ये यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, सेल्स के बीच में कुछ एक्सचेंज देखने को मिल रहा होता है, जैसे कि स्टेशन पे होता है ना, अलग अलग जंक्शंस होते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म टाइप में होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखने को मिलता है, हमें तीन अलग अलग टाइप्स के जंक्शन देखने को मिलते हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। ठीक, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टाइट जंक्शन। ठीक, मतलब कि सेल्स आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी प्रकार की लीकेज को अक्रॉस द टिश्यू ये नहीं होने देगा। ठीक, इट प्रिवेंट्स लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। ठीक है, दूसरा है एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग से समझ में आ रहा है ये जोड़ने का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक सीमेंट मटेरियल टाइप का सेल होता है। ठीक है, सीमेंट सेल होती है जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक साथ जोड़ करके रखती है और उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। ठीक है, सीमेंट सेल्स टुगेदर टू मेंटेन स्ट्रक्चर। ठीक है, दो अलग अलग सेल्स को ये जोड़ के रखती है आपस में। ठीक है, ताकि उनके स्ट्रक्चर को ये मेंटेन कर सके। अगला है गैप जंक्शन। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि इनके बीच में गैप होगी। ठीक है, सॉरी, इनके बीच में गैप होगी, तो जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं बिटवीन दी एडजॉइनिंग सेल्स, आजू बाजू के सेल्स से, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक, ओवरऑल अगर समरी की बात की जाए इसमें, तो सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड होते हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के पर्पज से काम आते हैं ये। कंपाउंड एपिथेलियम की बात की जाए तो मल्टी लेयर्ड होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। वहीं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात की जाए तो सिक्रीशन के लिए काम आता है। ठीक है, ये सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं इनमें। और सेल जंक्शंस की बात की जाए तो ये सेल स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हमने एपिथेलियल सेल पढ़ लिया। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बाद सेकंड टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होते हैं, ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी अमाउंट में पाए जा रहे हैं इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं उनमें ये अबेंडेंट और मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कनेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये लिंकिंग और सपोर्ट का काम करते हैं अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। ठीक है, दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन के साथ ये लिंकिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से ले करके स्पेशलाइज्ड टिश्यू तक हो सकते हैं, जैसे कि कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, एडिपोज हो गया और ब्लड हो गया। ठीक, अब एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको एक एक करके देख लेते हैं हम। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू के जनरली दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है फाइबर और दूसरा है मैट्रिक्स। ठीक, अब ये फाइबर जो है ये कुछ चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, या फिर ये कोलेजन से मिल करके बना होगा या फिर ये इलास्टिन से मिल करके बना होगा। ठीक, इलास्टिन से मिल करके बना होगा तो इलास्टिसिटी होगी, कोलेजन से मिल करके बना होगा तो ये हार्ड होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक, और ग्राउंड सब्सटेंस जो इसमें पाया जाएगा वो मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, व्हेन मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड एक्यूमुलेट्स बिटवीन सेल्स एंड फाइबर, ठीक, then it acts as a matrix
इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर सेल सपोर्ट। ठीक है, ये सेल सपोर्ट के एक मीडियम के तौर पे काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक, और इनमें सेल्स फाइबर लूजली अरेंज तरीके से पाया जा रहा है। टाइप्स की बात की जाए लूज कनेक्टिव टिश्यू की तो कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, मतलब ये स्किन के नीचे पाया जाएगा, बीनीथ द स्किन। ये सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, जब चोट वगैरह लगती है तो फाइब्रोब्लास्ट इन्हीं फाइबर्स इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होकर के ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। साथ ही साथ मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, और मास्ट सेल्स मिलकर के बना होता है। तो क्या क्या हो गया? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। ठीक, ये किस में आएंगे? एरियोलर टिश्यू में आएंगे। बात करें एडिपोज टिश्यू की। ठीक, ये भी स्किन के नीचे ही होता है। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एडिपोज मतलब होता है फैट। ठीक है, तो ये फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं जो कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके बनी हुई होती हैं। ठीक है, स्टोर फैट्स फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सेस न्यूट्रिएंट। आप सबको पता होगा जितना भी एनर्जी लेते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सारा इस्तेमाल नहीं होता, कुछ इस्तेमाल होता है और कुछ स्टोर कर लिया जाता है इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक, इनका फंक्शन क्या होता है? अब देखो फैट है तो जाहिर सी बात है लेयरिंग बनाएगी। ठीक है, तो ये इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, और एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। अब अगला कनेक्टिव टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसकी बात की जाए तो इसके फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कंप्लीटली पैक्ड होते हैं। ठीक, इनमें जो फाइबर्स की ओरिएंटेशन होती है वो हमें अलग अलग टाइप की मिल सकती है, जैसे कि डेंस रेगुलर टाइप की मिल सकती है। ठीक है, मतलब डेंसली होंगे प्लस रेगुलर, ये रेगुलर पैटर्न में ये अरेंज किए गए होंगे। ठीक है, इनमें जो कोलेजन फाइबर होता है वो रोज में अरेंज होता है बिटवीन पैरेलल बंडल्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे टेंडन्स। ठीक है, अब देखो टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स वो होते हैं जो स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेंडन्स। और वहीं एक बोन से दूसरी बोन को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स किस एग्जांपल हैं? डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जांपल हैं। ठीक, वहीं एक आता है डेंस इरेगुलर टिश्यू, मतलब इनमें किसी भी प्रकार का ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होता है, फाइबर्स ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? डर्मिस ऑफ द स्किन में पाए जाते हैं ये। ठीक, अब तीसरा है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिनमें पहला है कार्टिलेज, सॉलिड होता है और प्लायबल होता है और इंटरसेलुलर मटेरियल का होता है। ठीक है, इनमें जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है वो सॉलिड और प्लायबल होता है। और इनके जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, मतलब जो कार्टिलेज सेल्स होती हैं, वो इनक्लोज्ड होती हैं एक स्मॉल कैविटी में, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैक्यूना नाम दिया गया है। ठीक है, एक स्मॉल कैविटी में क्लोज्ड होती हैं ये, जिनको हम लैक्यूना बोलते हैं। इनकी लोकेशन की बात की जाए तो टिप ऑफ नोज। ठीक है, आउटर ईयर, जो हमारी ज्वाइंट्स हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो लिम्ब्स हैं और जो हैंड्स हैं। ठीक, ये इनमें पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो कार्टिलेज जो होता है वो जनरली रिप्लेस कर दिया जाता है बाय बोन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में कार्टिलेज को बोन्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है जब भी डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, जब भी डेवलपमेंट होती है। तो अगर बोन्स की बात की जाए जो कि सेकंड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, ये हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। ठीक है, मतलब कि दबता नहीं है। ग्राउंड और मतलब हार्ड और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस का मिलकर बना हुआ होता है, जो कि कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन में क्या होते हैं? रिच होते हैं। ठीक है, इनमें कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और इनके जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, मतलब बोन सेल्स हैं। ठीक है, बोन सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ये कहाँ रिजाइड करते हैं? लैक्यूना में रिजाइड करते हैं। फंक्शन की बात की जाए, बोन है, हार्ड है, नॉन प्लायबल है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, ये सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है
लॉन्ग बोन्स जैसे कि लेग्स में हमारे फीमर वगैरह हो गए, टिबिया हो गए, ठीक है, ये वेट बियरिंग फंक्शन होते हैं इनके, ठीक है। वेट बियरिंग मतलब ज़्यादा हार्ड होने का काम करते हैं और मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद स्केलेटल मसल, ठीक है। और वहीं ये बोन मैरो को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें जो बोन मैरो पाया जाता है वो किसको प्रोड्यूस करता है, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब आरबीसी को प्रोड्यूस करने का ये काम करता है, ठीक है। अब तीसरा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है हमारा, ब्लड, ठीक है। यही एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि किस फॉर्म में पाया जा रहा है, फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो कि सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्लाज्मा, ये फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। उसके बाद आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिजीजेस से पैथोजन से फाइट करता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ठीक। ओवरऑल समरी की बात की जाए तो कितने टाइप के सेल्स टिश्यू पाए जाते हैं इनमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और एपिथेलियम को सपोर्ट करते हैं जैसे कि एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। वहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रांग होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक। इसमें दो एग्जाम्पल रेगुलर और इरेगुलर टाइप्स। और वहीं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये सभी के सभी स्पेसिफिक फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं, ठीक। तीसरे टाइप की जो टिश्यू है वो है मसल टिश्यू। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर के बनी होती है, जो कि पैरेलल फंक्शन में अरेंज होते हैं, पैरेलल मैनर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इनके जो फाइबर्स होते हैं उनमें फाइन फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, मायोफाइब्रिल्स नाम देते हैं, ठीक है। दीज फाइबर्स कंटेन फाइन फाइब्रिल्स विच इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। इनके फंक्शन की बात की जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये सिकुड़ते हैं, शॉर्टन होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्टिमुलेशन देखने को मिलती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ठीक है। कोई भी हमें अगर एक स्टिमुलेशन, कोई भी हमें एक मूवमेंट शो करनी है बॉडी में किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वहीं जब हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल स्टेट में ये वापस आ रही है, ठीक है, रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अब मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग बॉडी पोजीशन, ठीक है। मसल टिश्यू के टाइप्स की बात की जाए तो तीन टाइप्स के मसल टिश्यू पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहला है स्केलेटन मसल, ठीक है। ये स्केलेटन बोन्स से अटैच्ड होते हैं, अटैच टू स्केलेटन बोन्स जैसे कि बाइसेप्स, ठीक। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दीज आर स्ट्रेटिफाइड, सॉरी स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब ये स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, ठीक है, एंड बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फ्यूजन, ठीक, और पैरेलल मैनर में एक साथ ही बंडल्ड होती हैं, इनमें स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, ठीक। दीज आर इनक्लोज्ड बाय अ टफ कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक, एक टफ कनेक्टिव शीट से कैसी होती हैं, इनक्लोज होती हैं, बंद होती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये वॉलेंटरी मूवमेंट में काम आती हैं और साथ ही साथ कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड बाय थिंकिंग, ठीक है। और इनको हम थिंकिंग थ्रू कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसी मसल्स नहीं है कि ये अपने आप मूव करने लगे, पता चला आपका हाथ अपने आप मूव कर रहा है, आपका पैर अपने आप मूव कर रहा, नहीं, आप ये तभी मूव करेगा जब आप करवाना चाहोगे इसको, ठीक है। दूसरे टाइप की मसल्स कौन सी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, स्टमक हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, ठीक। ये नॉन स्ट्राइटेड होती हैं और कैसी होती हैं, फ्यूजी फॉर्म होती हैं, मतलब ये दोनों एंड पे टेपर्ड होती हैं, ठीक है, ऐसे दोनों एंड पे ये हमें टेपरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, टेपर्ड एट दी बोथ एंड्स, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय जंक्शंस एंड आर बंडल्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक। फंक्शन की बात की जाए, इनवॉलेंटरी मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब वो उस टाइप की मूवमेंट जिसको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, अपने माइंड से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमारा स्टमक चलो काम नहीं कर रहा, आज स्टमक को बंद रखते हैं, या फिर बाउल मूवमेंट नहीं करवाते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं करवाते हैं,
ठीक है। ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करवाते हैं, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। ये अपने आप होते हैं। इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू ऑर्गन्स, ठीक है। ये ऑर्गन्स के थ्रू जो भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। और तीसरे टाइप की मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स। जाहिर सी बात है, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, तो ये हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब स्ट्रिप्ड होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। स्ट्रिप्ड होने के साथ साथ ये ब्रांच्ड भी होती हैं विद इंटरकनेक्टेड फाइबर्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं। इनके सेल जंक्शंस की बात की जाए तो ठीक है, सेल जंक्शंस फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, ठीक। इनमें इंटरकैरेक्टर डिस्क देखने को मिलती है जो कि स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन जंक्शन होती है, ठीक है, जो कि सेल को अलाउ करती है टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा दूसरा वाला नहीं कर रहा, एक कर रहा दूसरा नहीं कर रहा, एक कर रहा दूसरा नहीं, ऐसा नहीं। ये एक यूनिट के तरीके से काम करती हैं कि अगर एक सेल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक, तो सभी सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और अगर इनमें रिलैक्सेशन हो तो सभी सेल्स एक साथ रिलैक्स करेंगे, एज अ यूनिट ये काम करते हैं, ठीक है। इनकी फंक्शन की बात की जाए तो इनवॉलेंटरी और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ये किसी भी टाइम पे इनका कोई रिदम नहीं, एक स्पेसिफिक मैनर में ही ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इनमें जो पंपिंग ऑफ ब्लड हो रही है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ओवरऑल समरी की बात की जाए तो स्केलेटल मसल जो होती हैं वॉलेंटरी होती हैं, ठीक है, आप उसको खुद से कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्राइटेड होती हैं तो स्ट्रिप्ड होती हैं और किससे अटैच होती हैं, बोन्स से। स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलती है, हार्ट में देखने को मिलती है। इनवॉलेंटरी होती है, स्ट्राइटेड होती है, ठीक है, और हमें सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। चौथी और आखिरी टाइप की जो टिश्यू है वो है न्यूरल टिश्यू, ठीक। फंक्शन की बात की जाए तो ये बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करती है थ्रू चेंजिंग कंडीशन। जिस हिसाब से कंडीशन चेंज हुई तो उस हिसाब से बॉडी के रिस्पॉन्स को ये चेंज करती है, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स की बात की, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं फिर ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। और न्यूरोग्लिया जो होता है वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स की बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके पास एक सेल बॉडी होती है, ठीक। डेंड्राइट्स होता है और क्या होता है, एक्सॉन होता है, ठीक। आप सभी ने देखा होगा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी, और ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। अब डेंड्राइट का काम क्या होता है, ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये अलग अलग न्यूरॉन्स से ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। फिर सिग्नल को सेल बॉडी के थ्रू निकालता है और एक्सॉन्स के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक्सॉन का काम क्या होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टू अदर न्यूरॉन सेल्स, ठीक। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है और एक्सॉन सिग्नल को ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिट करता है। फंक्शन की बात की जाए तो जब ये स्टिमुलेट होते हैं, व्हेन स्टिमुलेटेड न्यूरॉन जनरेट एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। जब भी इनको स्टिमुलेट किया जाएगा तो न्यूरॉन्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को जनरेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। दिस सिग्नल्स ट्रेवल्स रैपिडली अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सिग्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रैपिडली ट्रेवल करता है एट द न्यूरॉन्स एंडिंग। ये जो न्यूरॉन की एंडिंग होती है उसको हम आउटपुट जोन के भी नाम से जानते हैं। दिस सिग्नल कैन आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट एडजेसेंट न्यूरॉन और अदर टारगेट सेल्स, ठीक। अब जिस टाइप का ये होगा, चाहे अगर स्टिमुलेटिव होगा तो स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिटरी होगा तो इनहिबिट करेगा, ठीक है। जो भी इसके आसपास के न्यूरॉन्स होंगे या फिर जो भी अदर टारगेट सेल्स होगा उनको या फिर ये स्टिमुलेट कर सकता है या फिर इनको वो इनहिबिट कर सकता है, ठीक। न्यूरोग्लियल सेल की बात की जाए तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं और न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये न्यूरल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का काम करते हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो इट मेक्स अप ऑफ मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। मतलब 50% से ज़्यादा न्यूरल टिश्यू जो बॉडी में पाए जाते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स के ही होते हैं, ठीक है।
ओवरऑल समरी देखी जाए इसकी तो न्यूरॉन्स दीज जनरेट एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स whereas neuroglia provides structural and functional support to the neuron. Together they ensure proper control and coordination of the body responses. ठीक है, अब यहाँ से हमारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन पढ़ेंगे डे 8 में। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।